और बड़ी खबर इस वक्त सीरिया और इजराइल के बीच जारी द्वंद्व से जुड़ी। दरअसल अमेरिका ने सीरिया में अपने सैनिकों की संख्या 2 गुना कर दी है। दरअसल अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने सीरियाई समूह हयात तहरीर अल शाम से बातचीत की संभावना जताई है और ये कदम ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के सीरिया में बढ़ते प्रभाव के बाद उठाया गया। तुर्की से भी अमेरिका चिंतित है। कारण इसका क्या रहा, ये भी आपको आगे बताएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि बशर अल असद सरकार के गिरने के बाद से मची उथल पुथल से गुजर रहे सीरिया में अमेरिका अब अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में जुटा हुआ है। सीरिया में अल-कायदा और आईएस जैसे आतंकी संगठन से जुड़े रहे अबू जुलानी के नेतृत्व में बनने वाली नई सरकार से बातचीत के लिए भी अमेरिका उत्सुक दिखाई दे रहा है। अमेरिका जल्द ही सीरिया में अपना डेलीगेशन भेजने पर विचार कर रहा है और अमेरिका की यह चिंता इसलिए भी है क्योंकि सीरिया में उथल पुथल का फायदा उठाने में कई देश लगे हुए हैं। इसमें तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान का भी नाम शामिल है जो सीरिया के मुद्दे पर एक्टिव है। इजराइल भी सीरिया में जमीन पर कब्जा कर रहा है, तो वहीं अमेरिका भी यह चाहता है कि फिर से ईरान की स्थिति सीरिया में मजबूत हो। और इस पूरे विषय को लेकर मिडिल ईस्ट से आई रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने ब्लूमबर्ग सर्विलांस प्रोग्राम में बताया कि बाइडेन प्रशासन सीरिया में अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है। ब्लिंकन ने पहले ही पुष्टि की थी कि अमेरिका एचटीएस से संपर्क में है और अमेरिका ने पूर्वोत्तर सीरिया में अपने सैनिकों की संख्या 2 गुनी से ज्यादा कर दी है। सैनिकों की यह संख्या 900 से अब बढ़ाकर 2000 कर दी गई है और इसे कहीं ना कहीं यह भी डर है कि तुर्की अपने बॉर्डर के आसपास के सीरियाई हिस्सों पर कब्जा की कोशिश कर सकता है। ऐसे में एचटीएस से बात करते हुए वो ऐसी स्थिति को रोकना चाहता है। दरअसल एचटीएस से बात करने के संकेत पहले ही मिल रहे हैं और आतंकवादी संगठन इसे माना जाता है और अमेरिका के द्वारा एचटीएस के नेता अबू मोहम्मद जुलानी पर $10 मिलियन का इनाम है। हालांकि पिछले हफ्ते जारी एक बयान में अमेरिका ये कह चुका है कि अगर कुछ शर्तें पूरी होती हैं तो वो सीरिया की नई सरकार को मान्यता देने के लिए तैयार है। इन शर्तों में गैर सांप्रदायिक नेतृत्व का गठन, अल्पसंख्यकों, महिलाओं का सम्मान और राजनयिक हथियारों का खात्मा भी शामिल रहेगा। इन सभी मुद्दों को लेकर जुलानी ने भी अमेरिका से करीबी होने के संकेत दिए और यूके का जो मीडिया है, जिसमें एक अखबार द टाइम्स के मुताबिक जुलानी ने कहा कि इजराइल के लिए सीरिया खतरा नहीं बनेगा। एक्सपर्ट का यह मानना है कि जुलानी की ये अमेरिका से मान्यता हासिल करने की कोशिश है और जुलानी को ये पता है कि इजराइल पर हमलावर होने का मतलब पश्चिमी और अमेरिका के साथ उलझना है। पश्चिमी देशों के साथ और अमेरिका के साथ उलझने की ये कोशिश या प्रयास या फिर उसका परिणाम कुछ ऐसा हो सकता है। दरअसल ऐसे में इजराइल से वो बनाकर चलें, ऐसी कोशिश उनकी हो सकती है। यहाँ सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के एक वरिष्ठ फेलो विल डोटमैन ने एमई से बात करते हुए कहा कि सीरिया में हुआ है वो अप्रत्याशित था। निश्चित रूप से इस बारे में बहुत सारे सवाल हैं। सीरिया में नई सरकार किस दिशा में जाएगी, इस पर भी कुछ कहना अभी थोड़ी जल्दबाजी हो सकता है। हालांकि ये जो पूरा विषय है, इस विषय को लेकर लगातार यूएन की भी नज़र इस पर बनी हुई है, क्योंकि सीरिया की संप्रभुता और उसकी क्षेत्रीय अखंडता के उल्लंघन के विषय पर यूएन चीफ ने क्या कहा वो भी आपको बताते हैं। आपको बता दें कि यूएन चीफ ने इजराइल को सीरिया की संप्रभुता के क्षेत्रीय अखंडता के उल्लंघन को रोकने का आग्रह किया है। दरअसल इस पूरे मामले में जो जानकारी मिली उसमें ये बात यूएन के द्वारा कही गई है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गुटेरेस ने सीरिया पर इजराइल के व्यापक हवाई हमलों की निंदा की है और इसका उद्देश्य रणनीतिक हथियारों और सैन्य बुनियादी ढांचों को नष्ट करना था और सीरिया और इजराइल के कब्जे वाले गोलान हाइट्स के बीच एक असैन्य क्षेत्र में सैनिकों का प्रवेश था और उन्होंने कहा था कि वो सीरिया की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन है और उन्हें रोकना चाहिए। दरअसल उन्होंने ये भी कहा कि मैं स्पष्ट कर दूं कि संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के अलावा यहां अलगाव के क्षेत्र में कोई सैन्य बल नहीं होना चाहिए और उन शांति सैनिकों को अपने महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए
आवागमन की स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। दरअसल गुटेरेस ने इस बात पर भी पूरा जोर दिया कि इजराइल और सीरिया को 1974 के सेना विघटन समझौतों की शर्तों पर बने रहना चाहिए, शर्तों को बनाए रखना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने संवाददाताओं से यह भी कहा कि यह एक निर्णायक क्षण है, आशा और इतिहास का क्षण है, लेकिन साथ ही बहुत कुछ अनिश्चितता का भी क्षण है। कुछ लोग अपने उद्देश्यों के लिए, फायदा उठाने के लिए, संकीर्ण उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन अंतरराष्ट्रीय समुदाय का यह दायित्व है कि वो सीरिया के लोगों के साथ खड़ा हो, जिन्होंने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ तकलीफ देखी है। हालांकि इस महीने की शुरुआत में सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को सत्ता से बेदखल करने वाले विद्रोही हमले के बाद से इजराइल ने इस पर सैकड़ों हवाई हमले भी किए, जिनके बारे में उसका यह कहना है कि यह उद्देश्य सामरिक हथियारों और सैन्य बुनियादी ढांचे को नष्ट करना है। इजरायली सैनिक सीरिया और इजराइल के कब्जे वाले गोलान हाइट्स के बीच एक असैन्य क्षेत्र में भी चले गए थे, जिसे 1973 के अरब इजराइल युद्ध के बाद बनाया गया था, जिसकी गश्त संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों द्वारा की जाती है। दरअसल इजरायली अधिकारियों ने इस कदम को इजराइल की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक सीमित और अस्थायी उपाय बताया है, लेकिन इस बात का कोई संकेत नहीं है कि सैनिकों को कब वापस बुलाया जा सकता है। दरअसल हेग में लापता व्यक्तियों पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग ने कहा है कि उसे डेटा प्राप्त हुआ है जो ये दर्शाता है कि सीरिया में 66 से अधिक अभी तक सत्यापित नहीं किए गए सामूहिक कब्र स्थल हो सकते हैं। दरअसल संयुक्त राष्ट्र और सीरियन नेटवर्क फॉर ह्यूमन राइट्स सहित अंतर्राष्ट्रीय और सीरियाई संगठनों के अनुसार यहां 1,50,000 से अधिक लोग लापता माने जा रहे हैं, यानी 1.5 लाख से ज्यादा लोग लापता हैं। 2011 में शांतिपूर्ण लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनों पर असद सरकार द्वारा हिंसक कार्रवाई की वजह से यहां गृह युद्ध के आसार, और फिर गृह युद्ध पूरी तरह से हुआ भी। बहरहाल लाखों लोग सीरिया से भाग गए, लाखों लोग आंतरिक रूप से विस्थापित भी हो गए, और यहां इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कई तरह के सवाल और कई तरह की चर्चाएं चल ही रही हैं। बहरहाल अब इस बीच एक सवाल ये भी कि क्या सीरिया से असद सरकार के जाने के बाद सबसे ज्यादा फायदा इजराइल को हुआ? क्योंकि इस बारे में न सिर्फ अमेरिका को, बल्कि अमेरिका तो इजराइल का साथ ही है, और जबकि पुतिन की भी निगाह यहां पर रहेगी। और सीरिया से इसी महीने बशर अल असद सरकार के शासन के खत्म होने के बाद रूस की हार के रूप में भी इसे देखा जा रहा है, और व्लादिमीर पुतिन ने इस बात को खारिज कर दिया कि सीरिया में रूस के 9 सालों तक का हस्तक्षेप नाकाम रहा, क्योंकि बशर अल असद सरकार के जाने को इससे जोड़कर देखा जा रहा है।